Hello friends, welcome to the Hindu editorial analysis. Today at the 7th of the October 2023, we will discuss editorial published in the Hindu newspaper. आज है 7 अक्टूबर 2023 और आज जो एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो जो हमारे 2015 में यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात रखी और 2030 तक उसे अचीव करने की भी बात की गई। तो इस आर्टिकल को जो है लिखे हैं सेल्वम जेसिया और इस एक्चुअल में इस आर्टिकल में हाईलाइट क्या किया गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 17 डेवलपमेंट गोल हैं, एसडीजी गोल हैं और 169 टारगेट रखे गए हैं। तो इसमें जो एसडीजी गोल नंबर 4 है टू एक्सेस क्वालिटी एजुकेशन, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसे एक गोल के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एजुकेशन अचीव करेंगे तभी जाकर के डिफरेंट गोल को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे बात करें, पहला ही है कि इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को जो है मिटाने की बात की जाती है फर्स्ट गोल में ही। तो क्या बिना शिक्षा के गरीबी को दूर की जा सकती है? नहीं की जा सकती। अगर हमें पर्यावरण को जो है सुरक्षा देना है या अन्य किसी भी सेक्टर में काम करने हैं तो एजुकेशन जो है मेन वेपन हमारा होना चाहिए। तो जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं इसके 17 गोल टारगेट फिक्स किए गए और 169 टारगेट रखे गए और दुनिया के जितने देश हैं यूनाइटेड नेशन के मेंबर 193 मेंबर ने सभी ने इसे एग्री किया है को 2030 तक अचीव करने की कोशिश करेंगे। अब बात करें अगर हमारे पास इसमें तो एक्शन जो है डिफरेंट कंट्री जो है किस तरीके से ले रहे हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, कि वो जो है पूरे वर्ल्ड से एंड पॉवर्टी, गरीबी को हटाना है और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को हमें सही करना है। इसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन हो सके। लेकिन इन सब के लिए हमें एजुकेशन पर फोकस करना होगा, तभी जा कर के हम इनइक्वलिटी रिड्यूस कर सकते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ को हम पा सकते हैं। अगर देखा जाए एसडीजी जो रिपोर्ट 2023 में आया है उसमें ये कहा गया है कि जो वर्ल्ड की प्रेजेंट पिक्चर दिख रहा है कोरोना की वजह से, साथ साथ क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से और ग्लोबल वीक इकोनॉमी की वजह से जो एसडीजी की जो बात हम कर रहे हैं जिसे 2030 तक अचीव करने की बात कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस जो है काफ़ी स्लो हो रहा है। उसके पीछे ये रीजन जो है वर्ल्ड जो है पॉलिटिक्स चल रही है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है। लेकिन अगर देखा जाए लैक ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड गोल इज यूनिवर्सल एक्सपीरियंस, तो ये जो है यूनिवर्सल एक्सपीरियंस हर जगह देखने को मिल रहा है और हमें जो है ये लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री में भी ज़्यादा दिखने को मिल रहा है क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है। अब बात करें अगर इंडिया की तो भारत ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है जो ग्लोबल इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए और ग्लोबल जो है पॉलिसी मैनेजमेंट भारत सरकार ने ऐसा किया है कि हम उस दिशा में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चाहे भले ही हमारे पास अन्य सेटबैक है, कुछ पैंडमिक आ गया, चाहे अन्य चीज़ें हैं, लेकिन हम जो है प्रोग्रेसिव हैं। अगर आगे देखा जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है और एसडीजी गोल की कंपैरिजन की बात की गई है यहाँ पर कि किस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहा जाता था, बाद में उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया। तो इसमें जो है भारत सरकार का जो गोल है एसडीजी से रिलेटेड है। जैसे अगर देखिए एसडीजी 4 क्या कहता है, टू एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, तो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है और सरकार को इस गोल को अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस गोल को अचीव करने के जो प्री रिक्विजिट पूर्व जो है कंडीशन ये है कि हम जो है शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, तभी जाकर के इनइक्वलिटी घटेगी। इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हमें करना होगा, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर देखा जाए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इस बात के लिए क्रेडिट दिया जाना चाहिए, लेकिन एक बात ये भी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो बन गया लेकिन सरकार अभी भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं की है। आज भी हम देख रहे हैं हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 1986 वाली ही चली जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है 2019 में पॉलिसी बनाया, 2020 से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन आज 2023 का एकेडमिक ईयर जो है स्टार्ट हो चुका है लेकिन गवर्नमेंट इसे इनिशिएट नहीं कर रही। यूनियन गवर्नमेंट साथ साथ उसके जो सेम पार्टी की जो है डिफरेंट राज्यों में जो है सरकारें हैं, कोई न तो राज्य सरकार एक्टिव है, न केंद्र सरकार एक्टिव है और न ही कोई अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। गवर्नमेंट क्या कहती है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर चाहता है कि ये नीपी 2020 की तरह उसके कॉलेज के जो है
करिकुलम हो तो हमें अप्रोच करे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है कि कोई कॉलेज क्यों अप्रोच करेगा, उसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और भी बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ और भी चीज़ें जो हैं इनिशिएट करनी पड़ेंगी, तो उसका पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। तो जितने कॉलेज हैं ये नॉन फॉर प्रॉफिट दिखते हैं, पर इनका एक्चुअल में ये बिजनेस है। तो बिजनेस पर्पज़ से कोई क्यों इसमें समस्या लेगा। जैसा सिंपली देखा जाए तो बीएड को कहा गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 1 साल का किया जाएगा, जबकि एक्चुअल में 2 साल का चल रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज वाले तो मालामाल हो रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो जो है खुद सरकार के पास अप्लाई करेंगे। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार इसको अप्लाई करे। अब देखा जाए कि जो NEP 2020 की बात है, जैसा कि इस आर्टिकल में कहा गया है, अगर हम उसमें एजुकेशन लेवल में चेंजिंग करते हैं और उसमें हमें प्रायोरिटी रखते हैं, तो इससे जो है सोशल मोबिलिटी की तरफ हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। हम पीपल को एम्पावरमेंट करेंगे, उनकी थिंकिंग की प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग जो उनकी एक जो है इंटेंसिटी बढ़ेगी। अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें ग्रांट भी देने की ज़रूरत है, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो जाए। अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD ने एक रिपोर्ट बनाया है, जिसमें कहा है कि जो हायर एजुकेशन जो भी बच्चे एक जो है पढ़ाई करते हैं हायर एजुकेशन तक, उनके चांसेस जो है एम्प्लॉयमेंट में 54% ज़्यादा होता है उन लोगों के कंपेरिजन जो सेकेंडरी एजुकेशन तक हैं, यानी जो क्लास 10th 12th तक ही पढ़ाई किए हैं और जो हायर एजुकेशन ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या अन्य उससे ऊपर डिग्री है, PhD वगैरह है, तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं सेकेंडरी एजुकेशन के कंपैरिजन में। अब यूनिवर्सिटी लेवल पर देखा जाए तो उन्हें इस बात को जो है और ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि वही एक प्रोटेक्शन का कारण बन सकते हैं। जैसे एजुकेशन, अगर हम बात करें एजुकेशन, तो अगर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे उसके वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो हमारी पॉवर्टी जो कि हम SDG गोल 1 की बात करते हैं वो तो दूर हो जाएगी। प्रिवेंट देम फ्रॉम हंगर, SDG 2 कि हम उसे हंगर से बच, जब अधिक पास एम्प्लॉयमेंट होगा, रोजगार होगा, पैसा हो, इनकम होगी, तो हंगर से बच जाएगा। सपोर्ट देम गुड हेल्थ एंड वेलबींग, सिंपल सी बात है, जो उसके पास पैसा होगा तो अपने जो है हेल्थ पर ध्यान रखेगा और प्राइवेट, अगर सरकारी में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाएगा। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, सिंपल सी बात है, जेंडर इक्वलिटी जो है ऑटोमेटिक हो जाएगी। जो एम्प्लॉयमेंट सभी व्यक्ति, भारत का आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 ये राइट देता है कि यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 20 राइट देता है किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी आधार पर, और उसके साथ जो है इक्वलिटी की बात की जाएगी, तो हम आसानी से SDG गोल नंबर 5 को अचीव कर सकते हैं। प्रोवाइड देम डिसेंट वर्क विच इन टर्न ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जब डिसेंट वर्क मिलेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि लोगों का जो है टेंशन डिप्रेशन कम होगा। और लास्ट जो है रिड्यूस इनइक्वलिटी, तो सिंपल सी बात है, इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने में सक्षम हो सकेंगे। यानी एजुकेशन एक ऐसा पर्पज़ है जो SDG गोल नंबर 4 में रखा गया, अगर उसे हम अचीव कर लेते हैं तो हमारे पास अन्य गोल को अचीव करने के साधन ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी लेवल पर इसे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, रिसर्च और टीचिंग नेक्सस बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन बढ़ाया जा सके। क्योंकि जो प्राइमरी लेवल है या सिंपल जो है हाई, हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, यहाँ पर जो एजुकेशनल रिफॉर्म होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें अचानक देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो हायर एजुकेशन में होगा उसका इम्पैक्ट काफ़ी जल्दी से हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर हमें मल्टी टैलेंटेड पीपल को एजुकेशन ऐसे सिस्टम बनाना है जिससे मल्टी टैलेंटेड पीपल वहाँ से निकलें, रिसर्च फील्ड में निकलें, इनोवेशन में निकलें, ग्लोबल चैलेंज जो है प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में है, स्पेशली क्लीन एनर्जी के लिए, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी जो कि आर्ट की SDG 11 है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग SDG 13, इन सबको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के माध्यम से ही इनमें बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें प्राइमरी पर या मिडिल स्कूलों के बजाय हमें हायर एजुकेशन में इसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ज़्यादा है। यानी हमें यूनिवर्सिटी लेवल से शुरू करना चाहिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, कि ऊपर से हम शुरू करेंगे और धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ रेडिकली चेंज द वे वी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, तो जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें हमें रेडिकल चेंज लाने की जरूरत है। SDG गोल 12 यही कहता है कि हमें जो है सस्टेनेबिलिटी लानी। कोई भी चीज़, जैसे हम बात करते हैं रिसाइकलिंग की बात करते हैं, हम सर्कुलर इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें लीनियर इकोनॉमी में नहीं चलना है, हमें सर्कुलर इकोनॉमी में चलना है कि हम प्रोडक्शन करें, जो कंज्यूम किए, कंजप्शन के बाद जो हमें वेस्ट मटेरियल मिल रहा है उसको भी हम रिसाइकिल कर लें, जिससे कि हमारे पास एक्चुअल में रिसोर्स कम न होने पाए, और रिसाइकलिंग के बगैर हम रिसोर्स जो है बचा नहीं सकते हैं। इसलिए जो है हमें एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये इन गोल को हम सभी सिटीजन के माध्यम से प्राप्त कर सकें। और जो बात हम करते हैं लाइफ ऑन लैंड SDG 15,
उसे एक्चुअल में अगर इस लैंड पर रहना है तो क्लाइमेट चेंज से बचना होगा। जो इस समय जो है हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है मानसूनी सीजन में, बरसात के मौसम में, कि कहीं जो है लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं जो है क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, कहीं फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, कहीं ड्राउट हो रहे हैं। इन सब चीज़ों से अगर बचेंगे तब तो हम जो है लाइफ की बात करेंगे। तो लाइफ ऑन लैंड एक्चुअल में क्या है, हमें रिसर्च और इनोवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आगे देखते हैं सजेशन एंड कंक्लूडिंग रिमार्क। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 है, ये डिमांड क्या करता है, इंडियन हायर एजुकेशन भी कमिटेड टू मैपिंग इट्स डे टू डे ऑपरेशन विद एसडीजी। तो जो इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है उनके अंदर एक इनोवेटिव आइडिया लानी चाहिए और एसडीजी गोल के अकॉर्डिंग अपने सारे करिकुलम को अडाप्ट करें। रैंकिंग जो दी जाती है यूनिवर्सिटी को, उसमें भी एसडीजी को कौन यूनिवर्सिटी ने किस गोल को किस परसेंटेज तक जो अचीव किया, ये भी देना चाहिए। ये वेलकम मूव हो सकता है। और अगर जो है कोई व्यक्ति उसके लिए डेडलाइन भी देना चाहिए, कोई अगर नहीं मूव कर पाता है उसके रिसोर्स में हम कमी कर सकते हैं। जैसे कि वैसा हम सुनते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी में है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री पैसा रिलीज कर देती है लेकिन वो पैसा खर्च ही नहीं कर पाते हैं और 30 जून को हर साल वो पैसा लैप्स हो जाता है, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे इंस्टीट्यूट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसे जो है जब लोग यहाँ देश में बैठे रहेंगे तो क्योंकि उनका कोई गोल ही नहीं है, जब कोई गोल नहीं रहेगा तो टारगेट अचीव क्या करेंगे, इसलिए एक टारगेट उनके पास है और सारी यूनिवर्सिटी को इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत में कुल 56,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज वगैरह है। अगर इस सब के सब प्रयास करें और सपोज करें कि इंस्टीट्यूट से सिर्फ 1% इनोवेटिव आइडिया लेके आए तो हमारे पास 56,205 आइडिया हर साल जनरेट होंगे। अगर हम एक एक फील्ड में अप्लाई करते चले जाएं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा तेज़ी से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है सबसे ज़्यादा इनोवेशन पर ध्यान दें और इनोवेशन के कल्चर बनाने की ज़रूरत है, एक सिविक लाइफ बनाने की ज़रूरत है और लोकल कम्युनिटी तक इसको ले जाने की ज़रूरत है। तभी जाकर के हम कम्युनिटी हेल्थ की जो बात करते हैं, एनर्जी सेविंग मेजर की बात करते हैं, इफ़िशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, वेस्ट रिडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ लोकल स्किल और शेयरिंग, सर्विस शेयरिंग की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करते हैं। ये सब हम तभी जो है प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसको एक यूनिवर्सिटी लेवल पर आएँ जहाँ पर एजुकेशन इनोवेशन हो, उसको एक कल्चर बनाएं, उसको सिविक लाइफ में लाएं और फिर लोकल कम्युनिटी लाएं। यानी एक्चुअल में देखा जाए हायर एजुकेशन से हम उसको फैमिली तक, सोसाइटी तक लाएं और सोसाइटी से फैमिली तक लेकर के आएंगे, तब जाकर के हम इसे अचीव कर सकते हैं। हायर एजुकेशन कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। तो हायर एजुकेशन आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है, जबकि उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। एक्चुअल में हायर एजुकेशन होता क्या है, जैसा हम पढ़ते हैं कि हाई स्कूल, इंटर कॉलेज का मतलब उसके बाद डिग्री कॉलेज, तो यानी डिग्री लोगों को मिलती है। वहाँ पर पढ़ाई सिर्फ नहीं मामला है, वहाँ पर मेन मिशन जो है, विजन है, पढ़ाई नहीं है। उनको एक इनोवेशन करना है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, उनको पॉलिसी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, ये चीज़ें वहाँ सीखने की ज़रूरत है। इसलिए हमें हायर एजुकेशन को एक ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते, उन्हें समाज में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर ही काम करने की जो है उनकी प्रीरिक्विजिट कंडीशन है हायर एजुकेशन की। और उन्हें ये जितने मल्टी डायमेंशन हमारे गोल हैं उन्हें प्राप्त करना कि जो है प्रोसीजर शुरू करना चाहिए। एवरी सिटीजन मस्ट फील दैट द यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू देयर वेल बीइंग एंड नेशन बिल्डिंग। और सभी व्यक्ति मानते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक डायरेक्ट रोल होता है नेशन बिल्डिंग में, लेकिन ये एक्चुअल पूर्णतः सत्य नहीं है। यूनिवर्सिटी का रोल एक्चुअल में आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा है। वहाँ के सभी जो है प्रोफेसर पॉलिटिक्स करते हैं और कुछ तो पॉलिटिक्स में आ भी जाते हैं और मौज कर रहे हैं, तो उनका रोल तो ज़्यादा नहीं है लिखा जितना गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है रेवेन्यू रिडल्स। एमिड ब्रॉडली हेल्दी जीएसटी इनफ्लो सम ट्रेंड्स नीड ग्रेटर स्क्रूटनी। इस आर्टिकल में डिस्कस ये किया गया है कि जो जीएसटी है, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जीएसटी का कलेक्शन सरकार का इनिशियल स्टेज में ये था कि हमें 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ रेवेन्यू जनरेट करना उनका एक टारगेट था। लेकिन सरकार खुद जो है आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज रह गई कि जीएसटी कलेक्शन उनके बहुत तेज़ी से बढ़ गए और देखा गया कि जो है जीएसटी कलेक्शन इस समय प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हालत यह है कि पिछले 6 महीने अप्रैल से सितंबर तक
9,92,000 करोड़ रुपए सरकार ने जीएसटी से केवल कलेक्ट किए हैं, जो कि 11.1% इंक्रीज हो गया है। अगर देखा जाए तो एवरेज रूप से इस 6 महीने में 1,65,418 करोड़ जो है हर महीने सरकार जीएसटी से प्राप्त किए हैं, और जो सितंबर महीने में थोड़े घट गए हैं, लेकिन आगे फिर भी चांस है कि वो और भी बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रेवेन्यू रिडल्स एमिड ब्रॉडली हेल्दी जीएसटी इनफ्लो सम ट्रेंड्स नीड ग्रेटर स्क्रूटनी। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, और तब से सरकार जो है जीएसटी कलेक्शन जो है अपने उम्मीदों से भी ज़्यादा कर रही है। सरकार ने टारगेट रखा था कि 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ हम इनकम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन सरकार जो है खुद आश्चर्यचकित रह गई, सरप्राइज रह गई कि सरकार को जो है 1,87,000 करोड़ तक एक महीने में मिल गया। अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो अप्रैल से सितंबर तक पिछले 6 महीने में 9,92,000 करोड़ रुपये सरकार ने जीएसटी से कलेक्शन किए, रेवेन्यू जनरेट किए हैं, जो कि 11.1% इंक्रीज है पिछले साल की तुलना में, 2022 की तुलना में इसी पीरियड में। तो सरकार को अगर देखा जाए एवरेज रूप से 1,65,418 करोड़ रुपये पर मंथ मिल रहे हैं। थोड़ा सा सितंबर में कम हुआ है, वो चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा हुई है, और जो है ये ऐसा कोई सीज़न नहीं है कि जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरीदारी हो, फिर भी सरकार को बहुत अच्छे रेवेन्यू मिले हैं। और आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, अब दशहरा शुरू होगा, दशहरा के बाद से बहुत सारे त्यौहार आएंगे, दीपावली आएगा, छठ आएगा, गोवर्धन पूजा, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, और बहुत ज़्यादा लगन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सरकार के रेवेन्यू और भी तेज़ी से बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, जो मैक्रो रेजिलियंस की बात करें, जो नंबर ऑफ़ इंडिकेटर हैं जिसमें कुछ कंसर्न के मुद्दे हैं, क्योंकि सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसको स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है पॉलिसी मेकर्स को या जीएसटी काउंसिल को। कुछ चीज़ें जैसे हमें देखने को मिला है सितंबर में जो है जीएसटी में स्लो डाउन देखने को मिला, और करीब करीब 10.2% का स्लो डाउन मिला है, 10% उनके रेवेन्यू घट गए हैं। ये जो है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन सरकार को फिर भी देखने वाली बात है। लेकिन मेन कारण क्या है? ग्रोथ फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंड सर्विसेज इंपोर्ट हैज स्लोड टू 14% ओवर द पास्ट 2 मंथ फ्राम द 18% इन जून। तो जून में एक्चुअल में क्या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि महंगाई भारत में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर चीज़ इतनी महंगे हैं कि लोग भला कैसे सामान खरीदेंगे, इसलिए भी ये चीज़ें आ रही हैं। दूसरी बात है इंपोर्ट घटी है। हम तो हमेशा सारे इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं इंपोर्ट घटाया जाए। अब चूँकि इंपोर्ट घट गया है, जो वहाँ से सामानें आती थी उन पर टैक्स लगता था, सरकार को एक्साइज भी मिलती थी, और यहाँ पर मार्केट में जीएसटी भी कलेक्शन होता था, लेकिन अब दोनों नहीं मिल रहा है, तो सरकार का रेवेन्यू घट गया है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। इंपोर्ट, हाँ इंपोर्ट भी होना चाहिए, अदरवाइज जो भी समस्या क्रिएट करेगा, लेकिन हमारा इंपोर्ट इतना भी घटा नहीं है, और आगे कुछ समय में देखेंगे इंपोर्ट बढ़ने वाला है। ई इनवॉइसिंग की बात करें तो भारत सरकार ने 1 अगस्त से मैंडेटरी कर दिया है, और करीब करीब 5 करोड़ या उससे ज़्यादा जिसका टर्नओवर है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया। और इसके केस में देखा जाए तो रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड तोड़ 9 करोड़ 34 लाख ई वे बिल जो है जनरेट किए गए हैं इस अगस्त महीने में। अब सोचने वाली बात है कि जब इतने ज़्यादा 9 करोड़ 34 लाख ई बिल जनरेट किए गए, तो उससे सरकार को रेवेन्यू क्यों नहीं मिला? तो रेवेन्यू इसलिए नहीं मिले कि कुछ ट्रांजैक्शन साइज जो है उनकी जो है वैल्यू कम है, यानी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं बहुत बल्क ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए सरकार को रेवेन्यू थोड़े कम मिले हैं। लेकिन ये बात सरकार को आर्टिकल में कहा गया, लेकिन हमारे अनुसार ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, इस पर भी तो फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर देखा जाए तो इम्पोर्ट हमारा 9 मंथ का हाई है, 58.6 बिलियन हमने जो है अगस्त महीने में इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट सरकार अगर ये कह रही है कि हमारे डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कम हो रहे हैं, इंपोर्ट कम हो गए हैं, जिसकी वजह से जीएसटी कम होती है, कोई सही बात नहीं है। और अब सरकार को ये आगे ध्यान देने वाली बात है कि कुछ जो पॉलिसी है उसमें जो है थोड़ा स्क्रूटनी किया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रैक्चर्ड कलेक्टिव मैककार्थी आफ्टर रिवील ए डीपर मैलाइज इन द रिपब्लिकन पार्टी। ये जो है अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसी से, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन इससे भारत को क्या सीखने की आवश्यकता है, इसमें हम थोड़ा सा एनालिसिस देख सकते हैं कि अमेरिका में एक सरप्राइज हुआ है कि जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं केविन मैककार्थी, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी है, और वहाँ जो है उन्हें इम्पीचमेंट किया गया, वहाँ पद से हटा दिया गया स्पीकर को। और अमेरिका के पूरे इतिहास में ऐसा
पहली बार हुआ है कि किसी चेयरपर्सन को स्पीकर को हटाया गया है। इसमें हटाने में देखा जाए तो डेमोक्रेटिक जो कि बाइडेन की पार्टी है उसके अलावा जो रिपब्लिकन्स भी हैं उन्होंने भी उनके अगेंस्ट में वोट दिया। 210 वोटों की आवश्यकता थी, जिसमें 216 वोट जो हैं स्पीकर को हटाने के पक्ष में पड़े हैं, 210 अपोजिट में पड़े हैं, जिसमें से 8 लोग ऐसे हैं रिपब्लिकन्स जो कि डेमोक्रेट की तरफ से स्पीकर को हटाने के लिए वोट दिए हैं। यानी 208 अगर वोट पड़े होते तो मैकार्थी को नहीं हटाया जाता, लेकिन फिर भी जो है 216 वोट पड़ गए और हटना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पर सीखने वाली बात है कि जो रिपब्लिकन्स हैं उनके इंटरनल डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये डेमोक्रेसी है क्योंकि तभी तो लोग है जो है 8 लोग वोट दे पाए। तो ये सोचने वाली बात है कि भारत के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, प्रेजेंट टाइम में, कि भारत में एंटी डिफेक्शन ला है, वो तो ठीक बात है, लेकिन जितने पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ऐसे ऐसे मुद्दों पर जो है व्हीप ला देती हैं या जो है अपने पार्टी मेंबर को एकदम आइसोलेट कर देती हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई अच्छा काम भी है तो उसको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे विपक्षी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो ये अमेरिका में नहीं है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ का भारत में एक जो है ये क्रिटिसिज्म है कि हमने इतना ज़्यादा बाउंड कर दिया कि अब जो स्थिति है ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बिल को सपोर्ट भी करना चाहे तो नहीं सपोर्ट कर सकता है क्योंकि उसकी पार्टी नहीं चाहती है। तो ये एक्चुअल में परिवार पार्टीवाद चल रहा है। अब एक परिवार एक पार्टी बना रही है और वही एक ही व्यक्ति है जो पार्टी का सर्वे सर्वर। ये हर पार्टी की कहानी है, सिंगल एक पार्टी की बात नहीं है। तो यहाँ पर पार्टीवाद चल रहा है, परिवारवाद, पार्टीवाद चल रहा है और देश की डेमोक्रेसी समाप्त होने की तरफ अग्रसर है। हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो अब तक शासन व्यवस्था का जो हमने चुनाव किया है उसमें सबसे अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा उसमें से जिसमें हमने जितना हमें पता है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि ये परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है कि अब यहाँ पर परिवारवाद जो है बहुत तेज़ी से जा रहा है और 1 पर्सन पार्टी बन रही, एक ही पर्सन ही पार्टी है, वही पर्सन है, वही पार्टी है। इससे अमेरिका से हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि किस तरीके से अगर उन लोगों को लगा कि ये व्यक्ति जो है देश हित में काम नहीं कर रहा है या पॉलिसी मैनेजमेंट सही नहीं है तो वो व्यक्ति उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा है कि व्हिप नहीं जारी किया जा सकता, अदरवाइज कहीं पर ऐसा नहीं है। तो ये सीखने वाली बात है। तो ये था आज का एडिटोरियल, द हिंदू का एडिटोरियल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।